नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सक्सेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ और मिल भी इस तरीके से रहा हूँ कि मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी अपन मिलेंगे फिर से और कंसेप्ट लॉजिक रेशनल के साथ मिलेंगे। अभी प्रेजेंट में इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा मामला गंभीर हो गया था। ठीक है, तुमको कहा लगता था हम नहीं लौटेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक और इसका नाम है वेंटिलेटर। इस एक ही स्लाइड के अंदर आपके सामने ये फ़ोटो दिख रहा होगा। ठीक है, इस एक ही स्लाइड के अंदर अपन आज सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आपको ये फ़ोटो दिख रहा होगा, ये फ़ोटो है वेंटिलेटर का। मैकेनिकल वेंटिलेटर जिसको बोलते हैं अपन, आईसीयू सेटिंग के अंदर काम लिया जाता है इसको। ठीक है, किस लिए काम लिया जाता है? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के लिए जिन पेशेंटों को रिक्वायरमेंट होती है इसकी, उन पेशेंटों में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी अगर डेफिनेशन की अगर अपन बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? वेंटिलेटर प्रोवाइड करवाता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या करता है वेंटिलेटर? वेंटिलेटर प्रोवाइड करता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उन पेशेंटों के अंदर जिनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। क्या? उन पेशेंटों के अंदर जिनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। ठीक, तो डेफिनेशन की अगर अपन बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि वेंटिलेटर इज प्रोवाइडिंग artificial respiration to needed person और patient। ठीक है, वेंटिलेटर इज प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू नीडेड पर्सन और पेशेंट। वो पर्सन और पेशेंट जिनको रियली इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये उनको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड कराने के लिए अपन इसको यूज़ में लेते हैं। आगे कंटिन्यू कर लेते हैं इसको डेफिनेशन को। हु रियली रिक्वायर्ड इट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन की बात हुई है अपनी। डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा है कि वेंटिलेटर एक आर्टिफिशियल मशीन होती है और एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। वेंटिलेटर पेशेंट को लगाने के लिए इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अपन बात करते हैं कि वेंटिलेटर को लगाने के लिए पेशेंट में क्या क्या जरूरत है। तो डेफिनेशन अपन ने देखी। अब डेफिनेशन देखने के बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वेंटिलेटर लगाने के लिए पेशेंट के अंदर क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है। तो वेंटिलेटर लगाने के लिए पेशेंट के अंदर प्रॉपर एयरवे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर एयरवे। ठीक है, प्रॉपर एयरवे लाइक ईटी ट्यूब, टीटी ट्यूब, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। ठीक है, और एलएमए लेरिंजियल मास्क एयरवे। ठीक, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंडिकेशन की। किसकी? इंडिकेशन की कि किन किन पेशेंटों में ये लगता है, यानी कि किन किन पेशेंटों में इसकी ज़रूरत पड़ती है वेंटिलेटर की। ठीक है, इंडिकेशन में अपन बात करते हैं पहले नंबर पे आरडीएस का पेशेंट हो, कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का पेशेंट हो, कोई किसका पेशेंट हो? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का पेशेंट हो, कोई एमआई का पेशेंट हो, इनमें भी दिक्कत आती है पेशेंट को सांस लेने में। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो और एमआई का मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट हो। उसके बाद अनकॉन्शियस पेशेंट। क्या? अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक, उसके बाद कोमा वाला पेशेंट हो गया। ठीक है, एक हेड इंजरी का पेशेंट हो गया। इनमें ज़रूरत पड़ती है वेंटिलेटर की, क्योंकि आईसीपी इंक्रीज होने के बाद दिक्कत आती है पेशेंट को। जीबीएस का पेशेंट हो गया, गुलेन बार सिंड्रोम। ठीक है,
और पैरालिसिस का पेशेंट होता है, उसमें भी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, क्योंकि उसमें भी रेस्पिरेटरी पेशेंट डिस्ट्रेस में चला जाता है और कभी कभी रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इल पेशेंट होता है, यानी कि सीवियर सिकनेस पेशेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो कार्डियक पेशेंट रहते हैं, यानी कि कार्डियक पेशेंट जिनमें कार्डियक सर्जरी होने के बाद या फिर होने से पहले भी दिक्कत हो जाती है, यानी कि कार्डियक वाल्व रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं अपन, कार्डियक वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी पेशेंट, ठीक है। और कोई लंबी अगर सर्जरी चल रही है, लंबी सर्जरी चलती है, जैसे ऑर्थोपेडिक की सर्जरी लंबी चलती है, इनमें भी कभी कभी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि पेशेंट को दिक्कत आ जाती है ऑन सर्जरी, ठीक है, ऑन गोइंग सर्जरी। लार्ज सर्जरी बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, लार्ज सर्जरी बोल सकते हैं अपन। उसके बाद कोई बर्न का पेशेंट हो गया, बर्न में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के बाद पेशेंट को दिक्कत आती है, ठीक है, हाइपोकैलिमिया पेशेंट में होने के बाद, हालांकि कभी कभी नहीं भी आती है, बाकी बर्न पेशेंट में काफ़ी कम देखने को मिलता है, बाकी मिल सकता है, बर्न में भी ऐसा कुछ हो सकता है। वो अपन तब बोलेंगे जब बर्न सीवियर टाइप का होता है, काफ़ी ज़्यादा जल चुका है पेशेंट, उसमें रेस्पिरेटरी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं इसके, ये अभी तक अपन ने बात की है इसकी डेफिनेशन की और इंडिकेशन की, ठीक है। उसके बाद वेंटिलेटर के अंदर पैरामीटर चूज करने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं, पैरामीटर चूज करने पड़ते हैं, पैरामीटर क्या करने पड़ते हैं भाई, पैरामीटर टू चूज वेंटिलेटर, ठीक है, पैरामीटर टू चूज वेंटिलेटर। इसमें क्या क्या करते हैं अपन, हाँ, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करके रखते हैं अपन, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करके रखते हैं, और वो कितने तक कर सकते हैं, 35 ब्रीथ पर मिनट, ठीक। पहला पैरामीटर तो ये हो गया, ठीक। इसमें अपन को करना पड़ता है पेशेंट की एबीजी, इसको बोलते हैं अपन एबीजी एनालिसिस, क्या बोलते हैं, एबीजी एनालिसिस। इसके अंदर अपन देखते हैं एक तो एसिडोसिस और एक देखते हैं एल्केलोसिस, ठीक, दो चीज़ें अपन इसमें देखते हैं। अब एसिडोसिस के अंदर अपन क्या देखना होता है, एसिडोसिस के अंदर अपन को देखना होता है PCO2, क्या देखना होता है, PCO2 देखनी होती है, ये अपन को इंक्रीज मिलती है, ठीक है, इंक्रीज मिलती है कभी कभी कुछ केसों में। और उसके बाद PO2 देखना होता है, किसके अंदर, एल्केलोसिस के अंदर। एल्केलोसिस के अंदर अपन देखेंगे PO2 के अंदर कितना अपन को परसेंट चाहिए, नॉर्मली 60% तो अपन को चाहिए होता है, ठीक, 60% तो चाहिए होता है। उसके बाद टर्मिनोलॉजी की कुछ बात कर लेते हैं अपन, इसको यहीं विराम दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहीं पे विराम दे देते हैं, इसको थोड़ा सा स्लाइड को नीचे ले लेते हैं अपन, ठीक है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी चलती है, तो टर्मिनोलॉजी की कुछ बात कर लेते हैं अपन। तो टर्मिनोलॉजी में क्या आता है, सबसे पहला टर्मिनोलॉजी होता है अपना पीप, क्या होता है, पीप। अब पीप क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, क्या बोलते हैं, पीप का मतलब होता है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ठीक है। जो इसको सेट करते हैं अपन वेंटिलेटर के अंदर, ठीक है। और अगर पीप इंक्रीज, किसी केस में अगर पीप इंक्रीज मिलता है अपन को, तो ये कौन से केस में मिलता है, पल्मोनरी इडिमा के अंदर। क्या, किसी केस में अगर
पीप अपन अगर इंक्रीज मिलता है अपन को तो ये पल्मोनरी एडिमा में होता है। और जो स्लीप एपनिया के पेशेंट रहते हैं, स्लीप एपनिया के जो पेशेंट रहते हैं उनमें मिलता है। ठीक है, ये बात अपनी बीप की। उसके बाद अपन बात करेंगे वेंटिलेटर साइकिल। क्या बात करेंगे? वेंटिलेटर साइकिल। अब वेंटिलेटर साइकिल के अंदर क्या क्या बात होती है, देखो, देखना ध्यान से। सबसे पहले तो होता है ओलियम, सेकंड नंबर पे आता है उसका टाइम, थर्ड नंबर पे आता है प्रेशर, उसके बाद आता है पीप जो मैंने बताया आपको, और ये नॉर्मल होती है, ये भी बता देता हूँ आपको, 3 से 5 cm ऑफ H2O। ठीक, कितनी होती है? 3 से 5 cm ऑफ H2O। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम होता है साइकिल के अंदर। सारी चीज़ें ये बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है, इनको ध्यान से देखिएगा और सभी दोस्तों को जोड़ दो भाई फटाफट से। मैं आपके लिए कुछ नई चीज़ लेके आया हूँ आज, और स्लाइड के माध्यम से लेके आया हूँ। मुझे याद है कि आपको पसंद नहीं आएगा। तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है भाई? 500 होती है। कितनी होती है? 500 ml। ठीक है, ये बात करिए अपन वेंटिलेटर साइकिल की। ठीक, उसके बाद अपन बात करेंगे वेंटिलेटर के अंदर मोड कौन कौन से होते हैं। किसकी बात करेंगे? वेंटिलेटर के अंदर मोड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ये अपना हेडिंग डला हुआ है, इसी के सामने अपन लिख लेते हैं वेंटिलेटर मोड। ठीक, पहला मोड होता है इसके अंदर, सबसे पहला मोड होता है CMEV। ठीक है, क्या होता है? CMV। CMV का मतलब क्या होता है भाई? कंटिन्यूअस, क्या होता है? कंटिन्यूअस मैंडेटरी। क्या होता है? कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन। ये काफ़ी कम काम आते हैं, हालांकि इन पे चलाते नहीं है कभी, नॉर्मल प्राइवेट सेटिंग्स में नॉर्मल चलाते नहीं है इनको। ठीक है, एक मोड होता है ACV। क्या होता है? ACV। इसको बोलते हैं अपन असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं? असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर का मोड होता है SIMV। SIMV इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट। क्या? इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ? सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। और अगला मोड आता है 4 नंबर का, इसको अपन बोलते हैं CPAP। क्या बोलते हैं? CPAP। इसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है, तो ये बात की अपन ने वेंटिलेटर की मोड की। ठीक है, इसमें एक और मोड आता है CMV। ठीक है, इसको 5 नंबर पे देख लीजिएगा। इसको CMV का जो पेशेंट होता है, अपन ने जो फर्स्ट नंबर का जो मोड पढ़ा ना, ये वाला कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन, इसको अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं एक बार। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको ओरली बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? पेशेंट जो कंट्रोल मोड पे होता है, यानी कि जो पेशेंट कंट्रोल ऑफ सेडेशन पे होता है और एनेस्थीसिया पे होता है, इसकी बात कर रहा हूँ फर्स्ट नंबर के मोड की, CMV कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन पे। अगर कोई पेशेंट कंट्रोल मोड पे है, किसके? सेडेशन पे या फिर एनेस्थीसिया पे है। सेडेशन में अपन बात कर सकते हैं फेंटानिल की, मिडाजोलाम, प्रोपोफोल, ऐसी कुछ मेडिसिन है। और एनेस्थीसिया के अंदर अपन बात कर सकते हैं वेंको रोनियम हो गया, एक अट्रोकोरियम होता है। अगर इन ड्रग्स के अंडर कंट्रोल में अगर पेशेंट है तो पेशेंट को अपन ऑलवेज CMV मोड पे लेते हैं, कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन पे। ठीक है, अब सेकंड नंबर का अपन ने बात की ASV की। किसकी बात की अपन ने सेकंड नंबर पे?
ASV की। सेकंड नंबर का मोड था अपना क्या, सेकंड नंबर का मोड था अपना ASV वाला, ठीक है। ये ASV असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन, ठीक। इसको प्योरली मैं आपको बताता हूँ। असिस्ट कंट्रोल मोड जो होता है, इस जो पेशेंट होता है, पेशेंट इफेक्ट आर एंट्रेंड, ठीक है, नो सेडेशन नो पैरालिटिक ड्रग, ठीक। अगर किसी पेशेंट को अपन ने किसी भी प्रकार का सेडेशन ड्रग नहीं दिया है और पेशेंट किसी भी प्रकार से पैरालिटिक नहीं है, पैरालिटिक ड्रग यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको अपन ACV मोड पे लेते हैं। एक अपन ने थर्ड नंबर पढ़ा SIMV, क्या पढ़ा, थर्ड नंबर पढ़ा अपन ने SIMV, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, 10 एफर्ट पेशेंट लगाता है खुद, क्या SIMV वेंटिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें 10 एफर्ट तो पेशेंट खुद लगाता है और बैकअप सेटिंग कर देते हैं अपन वेंटिलेटर की। क्या कर देते हैं, बैकअप सेटिंग कर देते हैं वेंटिलेटर की। लास्ट वाला मोड अपने पास रखा हुआ है CPAP, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। कंटिन्यू एयरवे प्रेशर जो होता है ये अपन उन पेशेंटों में लगाते हैं किसी पेशेंट को डिजीज पोर्शन होगा, यानी कि लंग से रिलेटेड डिजीज होती है, पल्मोनरी एडिमा हो गया, COPD हो गया, या फिर ARDS हो गया, ठीक है। ऐसे पेशेंटों में लंग से रिलेटेड डिजीज में अपन इनको लगाते हैं, ठीक। अब उसके बाद अगर अपन बात करें वेंटिलेटर के लगाने के बाद पेशेंट में क्या क्या ध्यान रखा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि डेली ABG होगी पेशेंट की, ठीक है। और ABG के अंदर SpO2 देखते हैं अपन, PCO2 देखते हैं अपन, ठीक है। SpO2 तो 90 से ऊपर होना चाहिए और PCO2 जो होता है 35 से 45 होना चाहिए और नो टेकिकार्डिया होना चाहिए, ठीक है, यानी कि हार्ट रेट नहीं बढ़ी होनी चाहिए। एक्सटूबेट पेशेंट की बात कर लेते हैं। एक्सटूबेट पेशेंट को एक्सटूबेट यानी कि वेंटिलेटर हटा के और ट्यूब जो होती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है, उसको निकाल देते हैं अपन। उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे करना है सबसे पहले तो अपन को नेबुलाइजेशन करना है NS के साथ। नॉर्मल सलाइन का जो NS आता है 0.9%, उससे नेबुलाइजेशन करता है, या फिर स्टीम इनहेलेशन देके उसकी ET ट्यूब निकालने के बाद की बात है, ठीक है। अपन बात करते हैं वेंटिलेशन में अलार्म बजते हैं। आप ICU सेटिंग के अंदर अगर काम करते हैं तो वेंटिलेटर के अंदर अलार्म बजते हैं। उन अलार्म का क्या सिग्नल होता है, उन अलार्म के सिग्नल के अपन बारे में बात कर लेते हैं अपन। एक तो होता है हाई अलार्म और एक होता है ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्यूब। ट्यूब को जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है क्या होता है, दो अलार्म की बात अपन करेंगे। कौन कौन से, एक तो होता है हाई अलार्म और दूसरा होता है लो अलार्म, ठीक है। अब लो अलार्म की बात कर लेते हैं अपन। अगर किसी पेशेंट की ट्यूब डिसकंटिन्यू हो गई है, क्या हो गई है, ट्यूब किसी पेशेंट की एंडोट्रेकियल ट्यूब डिसकंटिन्यू हो गई, यानी क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो चुकी है, डिसकंटिन्यू, ठीक। दूसरी बात, अगर पेशेंट का सर्किट लीकेज कर रहा है, क्या कर रहा है, पेशेंट का सर्किट लीकेज कर रहा है। लो अलार्म बजने पे पेशेंट अपन को क्या समझना है कि लो अलार्म अगर धीरे से अलार्म बजता है तो ट्यूब डिसकंटिन्यू हो गई है और सर्किट लीकेज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अपन हाई अलार्म की। किसकी, हाई अलार्म की। इसमें क्या होगा, या तो पेशेंट के ट्यूब के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्यूब। सेकेंड बात करते हैं अपन, या फिर पेशेंट ने ट्यूब बाइट कर ली है, यानी कि दांतों के तले अगर आपने एयरवे नहीं लगाया है पेशेंट के अंदर। एयरवे भी अलग अलग तरीके के होते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको अगली नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। अभी काफ़ी सारी इमेजेस हैं इसमें, मैं आपको एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि वेंटिलेटर का एक अच्छा प्रोसेस है, इसको डिस्क्राइब करना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और आपके लिए भी काम आने वाली, क्योंकि आने वाले नियर बाई एग्जामों में आ सकता है वेंटिलेटर में साहब काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तीसरी बात अपन कर रहे थे, ट्यूब क्लिंक अगर कर रही है, क्या कर रही है, ट्यूब क्लिंक हो जाती है, क्लिंक, ठीक। उसके बाद कफिंग अगर पेशेंट कर रहा है तो उस टाइम भी हाई अलार्म बजता है, क्या, ठीक है। अब अपन बात करेंगे
लास्ट बात अपन कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन। वेंटिलेटर का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, क्या बात करेंगे? कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेंटिलेटर, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेंटिलेटर। इसका मोस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है वेप। क्या होता है? वेप। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। क्या होता है? न्यूमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। अब ये होता क्या है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ आपसे थोड़ी देर। तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया तब होता है जब अपन एक पेशेंट अपन से डिस्चार्ज हो चुका है, यानी कि टर्मिनल हो चुका है, पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है, उसके बाद भी अगर आप पेशेंट के वेंटिलेटर का अगर सर्किट साफ नहीं करते हैं, जो सर्किट होते हैं चेंज नहीं करोगे, अगर उसको ऑटोक्लेव आपने नहीं किया है, आइसोप्रोफाइल से आपने क्लीन नहीं किया है सर्किट ने, या फिर नया सर्किट नहीं लगा रहे हैं, उससे भी हो सकता है। और उसके बाद फिल्टर लगा रहता है वेंटिलेटर के अंदर, एक फिल्टर लगा रहता है अपने जहाँ पर एंडोट्रेकल से कनेक्ट करते हैं वहाँ भी लगता है, और एक फिल्टर होता है जो वेंटिलेटर का सर्किट जहाँ पे वेंटिलेटर पे जुड़ता है वहाँ फिल्टर लगा रहता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको पेशेंट में आने से रोकता है, ठीक है। अगर आप उसको भी चेंज नहीं करते हो तो वो बैक्टीरिया दूसरे पेशेंट में कंटिन्यू हो सकते हैं। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का इलाज क्या है भाई? हॉस्पिटल सेटिंग्स में बंडल चलते हैं, क्या कहते हैं, वेब बंडल चलते हैं, उनमें अलग अलग चीज़ लिखी होती है। वेब बंडल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया होगा, गवर्नमेंट ने तो चलती हैं क्या, ठीक है। उसमें वेब बंडल में क्या क्या होता है देखिएगा। ओरल हाइजीन होता है एक तो, ठीक है, अगर आपने ओरल हाइजीन मेंटेन रखा अच्छे से तो उससे वेप नहीं होगा, ठीक है। इसमें अपन यूज़ करते हैं क्लोरहेक्सिडिन। ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए अपन क्लोरहेक्सिडिन यूज़ करते हैं। उसके बाद पोजीशन, अपराइट पोजीशन करनी होती है पेशेंट की, ठीक है, अपराइट पोजीशन। उसके बाद सेमी फॉलर दे सकते हो आप टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, ठीक है। पेशेंट को एस्पिरेशन रोकने के लिए अपन सेमी फॉलर पोजीशन दे सकते हैं और अपराइट पोजीशन भी दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद डीवीटी प्रोफाइल एक्सिस दे सकते हैं, इसे डीवीटी पंप के माध्यम से या फिर इंजेक्शन LMWH, ठीक है, इन माध्यम से वेब को अपन रोक सकते हैं, ठीक। तो ये थी दोस्तों वेंटिलेटर के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई, और आई होप आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपके लिए छोटा सा एफर्ट था मेरी तरफ से यहाँ आपके लिए, ठीक है। अपने भाई के थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे किसकी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इमेजेस काफ़ी सारी है इसके अंदर, आई होप आज पूरी हो जाए, बाकी आज तो पूरी नहीं होगी मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। आज तो मुश्किल होगी पूरी, बाकी फिर भी कोशिश करेंगे जितनी हो सकेगी उतनी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों डिफिब्रिलेटर मशीन। क्या है? यह है डिफिब्रिलेटर मशीन, ध्यान से देख लीजिए इसको। अलग अलग टाइप की डिफिब्रिलेटर मशीन आपको दिख रही है यहाँ पर, 3 टाइप की डिफिब्रिलेटर मशीन दिख रही थी, ठीक है। इनको ICU सेटिंग के अंदर पेशेंट को कार्डियक डिसअरिथमिया होने पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट इमेज की। इस इमेज को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जूम आउट कर देता हूँ उसको। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। कौन सा प्रेजेंटेशन है बच्चे का? अब प्रेजेंटेशन देखिए, सर ऊपर है और बटक्स नीचे है, और हल्का सा लेफ्ट साइड में थोड़ा सा कन्वर्ट है बच्चा, ठीक। तो इसको बोलते हैं अपन फ्रैंक ब्रीच। क्या बोलते हैं? फ्रैंक ब्रीच, यानी कि बच्चा एकदम फ्रैंकली होके अपने पैरों को ऊपर उठा के और आराम से सो रहा है अपनी माता के पेट में। टुट्टू राम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टुट्टू राम बोलते हैं। क्या? ये टुट्टू राम है अपना, ठीक है। ये क्या है भाई? इसको देखिए, इंस्ट्रूमेंटल स्टेरिलाइजर। जो इंस्ट्रूमेंटल स्टेरिलाइजर चलते थे पहले
ऑटोक्लेव से पहले आते थे, इनमें बॉईल करके इसमें डाला जाता था इंस्ट्रूमेंट को, बाकी इसमें शार्प इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो उनकी धार ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। तो ज़्यादातर यूज़ नहीं लेते हैं आजकल इसको, ठीक। ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कौन सा इंजेक्शन है ये, ध्यान से देखिए इसको, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन है ये, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट नीडेड होता है मेंटेनेंस नर्वस मस्कुलर और स्केलेटल फंक्शन के लिए, ठीक है। मेनली कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को ठीक करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट अपन पेशेंट को देते हैं। और मेनली तो एक एंटीडोट होता है किसका, MgSO4 का। इंडिकेशन क्या होते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट के, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर मैग्नीशियमा, ये लिखा हुआ है हाइपर मैग्नीशियमा, ठीक है। और हाइपर कैलीमिया, हाइपर कैलीमिया में देते हैं यानी कि पोटेशियम ज़्यादा होने पे देते हैं, मैग्नीशियम ज़्यादा होने पे देते हैं और कैल्शियम कम होने पे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी डोज क्या होती है, 10 ml 10%, 10 फॉर्मूला चलता है इसमें, एनश्योर 10:10:10, इस प्रकार से इसको दिया जाता है अपन। और ठीक है, मैक्सिमम डोज जो होती है 3 ग्राम की होती है, स्लो IV देते हैं अपन इसको, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, ये देखिए यह एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं रीने क्लिप एप्लीकेटर। क्या बोलते हैं, रीने क्लिप एप्लीकेटर। इमेज बेस्ड का क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इमेजेस काफ़ी सारी है, आप अच्छे से देखें और इनको दिमाग में फिट कर ले, क्योंकि सीधी एग्जाम में छप जाएगी तो मामला बैठ जाएगा अपना, ठीक है। ये EKG मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियो मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, ठीक है। ये तो आपने नॉर्मली देखी होगी ICU सेटिंग में। ये IPC डिवाइस है, काफ़ी सारे पेशेंटों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये देखिए एंडोट्रेकियल ट्यूब, अभी अपने वेंटिलेटर पढ़ा, तो वेंटिलेटर लगाने के से पहले अपन पेशेंट में एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं, ठीक है। ये ET ट्यूब है दोस्तों, एंडोट्रेकियल ट्यूब, और ये जो ओपनिंग होती है इसके अंदर, ये जो ओपनिंग दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं मर्फी आई। क्या बोलते हैं, मर्फी आई इसको बोलते हैं अपन, ठीक। अगली बात कर लेते हैं अपन इन्फ्यूजन पंप। ये पुराने ज़माने का इन्फ्यूजन पंप है, बाबा आदम ज़माने का, अभी तो नए नए अच्छे आने लगे हैं, ठीक है। इन्फ्यूजन पंप एक डिवाइस होता है डेट आर यूज इन डिलीवर थेराप्यूटिक फ्लूड विच कैन बी आइदर मेडिकेशन और न्यूट्रिएंट एट अ प्री डिटरमाइंड रेट, ठीक है। एक रेट के साथ और एक प्रॉपर तरीके से पेशेंट में फ्लूड का ट्रांसमिशन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अपन इन्फ्यूजन पंप का यूज़ करते हैं। कुछ मेडिकेशन जो होती हैं वो कम मात्रा में देनी होती है अपन को, उसको ड्रिप से नहीं दे सकते, IV सेट के माध्यम से नहीं दे सकते, तो अपन उसमें इन्फ्यूजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या है, नया जलवा आ चुका है आपके सामने और पहचानिए इसको, देखिए क्या है, ये सक्शन डिवाइस है। क्या है, सक्शन डिवाइस, ये हाथ वाला सक्शन डिवाइस है, ठीक। ये क्या है, फुटबोर्ड है, फुटबोर्ड है। ये अभी सिंगल फुटबोर्ड दे रखा है इसमें, बाकी इसका डायरेक्शन के साथ भी फोटो में दिखाऊंगा आपको, क्योंकि जिन पेशेंटों के एक्सीडेंट RT के में एक्सीडेंट हो जाता है और फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें काम आता है ये। इसके साथ ट्रैक्शन भी लगा होता है, इसके साथ ट्रैक्शन नहीं लगा, सिंगल फुटबोर्ड है ये, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, ठीक है। ये मेट्रस गद्दा हॉस्पिटल का, जिस पे मरीज को तो आप दूसरे पलंग पर सुला देते हो और आप खुद सो जाते हो इस पर, ठीक है। यह है अपना इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस, ठीक है, जो आजकल चल रहा है मार्केट के अंदर। ये है कैथेटर पॉलिश, जनरली आप देख चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेबुलाइजर मशीन। ये नेबुलाइजर मशीन है, पेशेंट को नेबुलाइजर करने के लिए यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट बात अपन करते हैं डिफिब्रिलेटर। मैंने आपको जो दिखाया था, डिफिब्रिलेटर एक मशीन होती है जिससे पेशेंट के हार्ट को वापस से रेगुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है, पेशेंट के हार्ट को एक करेक्ट सिचुएशन में लाया जाता है और हार्ट के जो करंट दौड़ता है उसको एक सिचुएशन में लाया जाता है डीफेब के माध्यम से, ठीक है। कार्डियक डिसअरिथमियास होते हैं पेशेंट के अंदर, उन पेशेंटों के अंदर इसको अपन यूज़ लेते हैं। ए डिफिब्रिलेटर इज़ अ डिवाइस दैट गिव अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के शॉक होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के जूल में शॉक होते हैं। 150, 300, 350, 250 इस प्रकार के शॉक दिए जाते हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, कौन सा डिसअरिथमियास पेशेंट के अंदर मौजूद है, ठीक है।
जो पेशेंट कार्डिक अरेस्ट हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि पेशेंट की ईसीजी अगर सीधी हो जाए, ठीक है, पेशेंट के अगर अगरबत्ती लग जाए तो उस पेशेंट में सीधी ईसीजी होने के बाद डिफिब्रिलेटर नहीं दिया जाता है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन, ये क्या है, सर्जिकल हेड लैम्प। ये कौन है, अंकल ने माथे पे बैटरी लगाई है भैया। क्या लगाई है, बैटरी लगाई है, और ये समुद्र में कूदने वाला है, ठीक। लेकिन ये समुद्र में नहीं कूदेगा, ये नर्सिंग ऑपरेशन नहीं, ये डॉक्टर है। ऑपरेशन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, सर्जिकल हैंड का, या फिर कोई भी प्रोसीजर अपन करते हैं ना, उसमें यूज़ करते हैं इसमें। ये क्या दिखा हुआ है भैया, ये ब्रूड जींस की साइन पॉजिटिव दिखा रखा है इसने। क्या दिखा रखा है, ब्रूड जींस की पॉजिटिव साइन दिखा रखा है। पैसिव फ्लेक्शन ऑफ नेक, वन लेग जो होता है उसको सीधा रखेंगे और एक लेग को फोल्ड करेंगे। इसके बाद इसको बोलते हैं एलिक्लिक्ड हिप एंड नी फ्लेक्शन, ठीक है। नी को अपन फ्लेक्स करेंगे, उसके बाद पैसिव फ्लेक्शन ऑफ नेक करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा। इसको ब्रूड जींस की साइन कहते हैं, ठीक। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को अपन ज़्यादा लोड नहीं लेंगे अभी प्रेजेंट टाइम में। अपन को मेन चीज़ें देखनी। डिफिब्रिलेटर मैंने आपको पहले बता दिया। ये देखिए कुलेन साइन होता है और ग्रेट रनर साइन होता है, इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन छप जाता है इनका। ये मैं इमेज बेस के क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि नोटसेट नियर बाई है, और नोटसेट में इमेज बेस के क्वेश्चन ये नोटसेट में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। और ये तैयार किया गया है इसलिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ये वोंग बेकर स्केल है दोस्तों। ये पेशेंट का पेनिंग मैनेजमेंट करने के लिए अपन यूज़ लेते हैं, ठीक। हालांकि बच्चों में ज़्यादा यूज़ आता है, ठीक है। ये है भैया इन्फेंट इंक्यूबेटर, ठीक। ये बच्चों NICU में काम दिया जाता है। ये है वे स्केल, वेट मशीन जो होती है। ये है अपना यूरिन बैग, ये यूरिन ड्रेनेज बैग होते हैं। अलग अलग टाइप के सब कुछ होते हैं भैया, देख लेना ध्यान से, आप देखते रहिए, मैं निकालता रहूँगा आपके लिए। ये नेजल कैनुला ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यूज़ लेते हैं अपन इसको पेशेंट में, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन एंडोमेट्रियल सक्शन क्यूरेट। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियल सक्शन क्यूरेट। एंडोमेट्रियल के अंदर सक्शन करने के लिए इस क्यूरेट का यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लंबा अपन खींचेंगे नहीं इसको, क्योंकि अपन लंबा खींचेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप देखना पसंद नहीं करोगे। आजकल छोटी छोटी वीडियो सबको पसंद आती है, ठीक है। यह है ऑक्सीजन मास्क एंड ट्यूब। ये काम की चीज़ है अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक में एक ये साइन होता है, एक सीधा त्रिभुज होता है और एक उल्टा त्रिभुज होता है। आप ध्यान से देखिएगा, जो घर का मेन आदमी होता है ना, वो तो बेटर रहता है गेट पे, ठीक है। वो तो बेटर रहता है गेट पे, यानी कि प्रिवेंटिव केयर और मॉनिटरिंग ग्रोथ, ठीक है। ये तो बेटर रहते हैं गेट पे, ये करते रहते हैं बातें, खुद की ग्रोथ करने के लिए, दो बेटे बच्चों की ग्रोथ करने के लिए बातें करते रहते हैं, ठीक है। और अंदर हैं, ये फैमिली प्लानिंग करेंगे अंदर बैठ के, ठीक है। और उसके बाद है केयर इन इलनेस पेशेंट। ये अंडर 5 क्लिनिक के अंदर काम में लिया जाता है। ये सीधा एग्ज़ाम में आ जाता है कि ये साइन किसका है, ये बताओ आप। ये जो फ़ोटो बना हुआ है किसका फ़ोटो है, ये है डायलिसिस मशीन, आपने देखी होगी। अपने को बस फ़ोटो देखना है, आप देखते जाइए। ये फीटल डॉपलर है, ये रेकॉन साइन है दोस्तों। क्या है, ध्यान से देखिएगा, रेकॉन साइन है। इस प्रकार का एक इकाइमोसिस आई के सराउंडिंग हो जाता है, ठीक है। ये एनेस्थीसिया मशीन ऑपरेशन थिएटर में काम में आती। ये है थर्मोमीटर टू असेस टेम्परेचर ऑफ पेशेंट। ये डिस्पोजेबल टंग डिप्रेशर है। ये ग्लूकोमीटर, प्रोक्टोस्कोप, उसके बाद स्पायरोमेट्री, ये रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में काम आती है। रेस्पिरेटरी पेशेंट, COPD के पेशेंट हो गया, पल्मोनरी, इन पेशेंटों में काम आती है। ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये लेप्रोस्कोप रिंग एप्लीकेटर है दोस्तों। क्या है, लेप्रोस्कोप का रिंग एप्लीकेटर है। ये है फोरोप्टर। क्या है, फोरोप्टर, ये ऑपरेशन थिएटर में काम आती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भी अपन कभी डीपली पढ़ेंगे अच्छे से। ये पढ़ लिया अपन ने वेट मशीन। ये 3 स्ट्रेस टेस्टिंग, यानी कि जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है वो है। ये देखो, ये झुमका है। क्या है, झुमका है, झुमका लिनक्स बैंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लिनक्स बैंड।
ये फिर से नेबुलाइजर मशीन आई। ये रेस्पिरेशन का पैटर्न है दोस्तों, इसको ध्यान से देख लेगा क्योंकि अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है अभी। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन जो यूपनिया बोलते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन को यूपनिया बोलते हैं। इस प्रकार का रेस्पिरेशन चलता है उसके अंदर। टेकिपनिया क्या होता है दोस्तों, टेकिपनिया होता है रेस्पिरेशन की रेट जब बढ़ जाती है तो उसको टेकिपनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट जब बढ़ जाती है टेकिपनिया बोलते हैं, यानी कि मोर देन 20 अडल्ट के अंदर मोर देन 25 या फिर 26 बोल सकते हैं हम। नॉर्मल 12 से या नॉर्मल 12 से और 20 होता है, कितना होता है। और ब्रेडिपनिया क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट डाउन हो जाती है, रेस्पिरेटरी कम हो जाती है 10 से कम, ठीक है। एपनिया क्या हो जाता है, सांस रुक गया। चाइनिक स्ट्रोक रेस्पिरेशन में सांस चली 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 या रुक गई, एपनिया, फिर चली 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 एपनिया, फिर चली 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 एपनिया। इस प्रकार रुक के बीच बीच में रुक जाता है, चाइनिक स्ट्रोक रेस्पिरेशन कहता है। इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें रुका फिर चला फिर कम हुआ फिर रुका फिर कम हुआ फिर कम हुआ फिर कम हुआ फिर बढ़ गया फिर कम हुआ फिर रुक गया बिल्कुल, ये एपनिया हो गया। फिर चला फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर ये बाइटोड रेस्पिरेशन है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, बाइटोड रेस्पिरेशन। एक होता है एपनियोस्टिक रेस्पिरेशन, इसमें हाथ घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। रेस्पिरेशन की जो रेट होती है घोड़े की तरह दौड़ती रहती है, ऐसे 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 ऐसे। इसी जी अपन ने पढ़ी थी, उसी प्रकार से ये चलता है। इसको भी टॉपिक को अपन डीपली लेंगे किसी दिन। एक एगोनल होता है इस पैटर्न में, एक सेलो रेस्पिरेशन होता है, एक हाइपरपनिया होता है, और ये होता है अपना एयर ट्रैपिंग। एक स्मॉल रेस्पिरेशन होता है, ये डीकेआई का मोस्ट रेस्पिरेटरी पैटर्न होता है। डीकेआई यानी कि डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस जो डिजीज़ होती है उसके अंदर होता है ये, ठीक है। एक होता है सिगिंग रेस्पिरेशन, इस प्रकार का पैटर्न होता है उसका, ठीक है। अब पैटर्न की बात अपन कर ली, पैटर्न के बाद अपने बात करते हैं एंडोस्कोपिक मशीन। एंडोस्कोपिक का स्कोप है। उसके बाद अगला बात कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक स्काल्पल होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये डायरेक्ट सीधी छपती है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये क्या भैया, अरे अंकल के दांतों में क्या फंसा दिया, रिट्रैक्टर है, ठीक है। रिट्रैक्टर क्या है, रिट्रैक्टर, ये बेटल साइन है। इसको देखो आप अच्छे से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखा, चलें आगे। चलो, ये स्केपुलम है, ये अपना फाल्कन ट्यूब है कोई भी सैंपल लेने के लिए, ठीक। ये एनिमा सेट है, थर्मोमीटर पहले आ गया। उसके बाद ये एक्सरे मशीन, ये सब नॉर्मल है, अपन ने देख लिया। अब मेरा टारगेट था आपको वेंटिलेटर थोड़ा सा डिस्क्राइब करना, बस वो ये लेरिंजियल मास्क है, ये पीडियाट्रिक इंस्ट्रूमेंट, ये अपना एफबी नर्स इन्फो, ये एंडोट्रेकल ट्यूब है, ठीक है। प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी है, एक होती है परक्रेटा, एक होती है इनक्रेटा और एक होती है एक्रेटा, ठीक। ये एंडोट्रेकल ट्यूब का कफ प्रेशर मापने के लिए एक मैनोमीटर होता है, वो, ठीक है। एक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर गैस एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, एबीजी का सैंपल, एबीजी का प्रोसेसर कैसे करते हैं, एबीजी की रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, बता रहा भाई। ये तो पढ़ लिया अपन ने। ये क्या है, हेल्विच मैनवर होता है, ठीक है। ये कोई भी फॉरेन बॉडी अगर फंस जाती है ट्रेकिया के अंदर तो उसको निकालने के लिए अपन यूज़ लेते हैं। ये कौन सा मीटर है, ये भी आर्टिफिशियल मीटर है भाई। क्या है, आर्टिफिशियल मीटर है, किसको, बीपी मॉनिटर करने के लिए होता है ये भी, ठीक है। ये बेन सर्किट है, जिन पेशेंटों को अपन बाहर सिटी एमआरआई के लिए लेके जाते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल मॉनिटर की मशीन है छोटी वाली। ये थर्मामीटर अलग अलग टाइप के हैं, इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर भी हैं, सबसे पुराना थर्मामीटर भी है, ठीक है। ये पहले चलते थे, इनको झटकारते रहो लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता था इनमें कभी ठीक है। ये है देसी फ्लो नहीं है, दोसी फ्लो है क्या दोसी फ्लो रेगुलेटर, ठीक है। इनके सीधे नाम याद रखने हैं अपन को, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यह है सेंट्रीफ्यूज, जिसमें मशीन में इसको रोटर बोलते हैं, रोटर, ठीक है। ये साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, इनमें दो साइन होते हैं, एक तो पॉजिटिव चोवास्टिक साइन होता है, एक पॉजिटिव ट्राउसोव साइन होता है। क्या होता है,
चौस्टिक साइन और ट्राउसेस साइन। ये डेंटल लेज़र मशीन होती है, ठीक है। ये इस पे ऑटोमीटर होता है अपना। अल्ट्रासाउंड हो गया, 10 पेशेंट मॉनिटर, ये कार्डियक मॉनिटर है जो आईसीयू में लगा होता है। ये बच्चे के लिए ऑक्सीजन हुड है। उसके बाद ये म्यूकस स्पेसिमेन ट्रैप्स हैं, इनमें अपन सैंपल लेते हैं कल्चर स्पुटम सीबी नाट के लिए, आरटीपीसीआर के लिए, ठीक है। ये स्वान गैस कैथेटर, भाई ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका इमेज देख लेना आप, मल्टीपल ओपनिंग होती है इसके अंदर, ठीक। ये है कोटरी मोनोपोलर, ठीक है। एनिमल बल्ब, ये है एयरवे, ये ओरोफेरेंजियल एयरवे है दोस्तों। और अलग अलग टाइप के एयरवे, अलग अलग साइज़ के एयरवे हैं। कलर कोडिंग के अनुसार इसको अपन यूज़ में लेते हैं एयरवे को, ठीक है। अलग अलग कलर कोडिंग का अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से यूज़ लेते हैं अपन इनको, ठीक। ये इन्फ्यूजन पंप मैंने आपको बता ही दिया पहले। ये हिकमान कैथेटर होता है जो डायरेक्ट यूज़ किया जाता है सप्लीमेंट में या फिर इंटरनल जुगुलार वेन में। डेंटल चेयर, टॉमी सिरिंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी अपन डीपली पढ़ लेंगे। मैं अभी मेरा पर्पज़ एक ही है कि मैं आपको इमेजेस दिखा दूँ, बस इमेज बेस के क्वेश्चन आने वाले हैं तो उन चीज़ को अपन, ये ट्रैक्शन के फोटो हैं, देख लीजिए। मैंने ट्रैक्शन ऊपर आपको दिखाया था, वो एक चीज़ बताई थी ना मैंने आपको, उनके ऊपर है। ये देखिए पहला ट्रैक्शन रसेल ट्रैक्शन, कौन सा है? रसेल ट्रैक्शन। ट्रैक्शन को अपन डिस्क्राइब कर लेंगे एक बार थोड़ा सा, है ना। इसको भी ले आऊँगा मैं आपके लिए, एक वीडियो ले आऊँगा इसके लिए अलग से, ठीक है। बाकी अभी का पर्पज़ यही है कि मैं इमेज बेस आपको दिखा दूँ, बस कुछ नहीं है और, ठीक है। यही पर्पज़ है। ये ट्रैक्शन देख लीजिए आप एक बार सारे अच्छे से, इमेज बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं इनके से, ठीक। चलें आगे, चलो। ये है थ्रोम्बोसिस, ये मैकेनिज़्म है। एम्बोलिज्म कैसे बनते हैं, थ्रोम्बस कैसे बनता है, कंप्रेशन कैसे होता है, वेसिकुलाइटिस कैसे होता है, स्पाज्म कैसे होता है, स्टील कैसे होती है, ठीक है। एथेरोमा कैसे बनता है, वेन आर्टरी के अंदर हाइपर विस्कोसिटी कैसे होती है, ठीक है। काफ़ी लंबे लंबे टॉपिक हैं, अभी इमेज देखना है अपन को बस। ये फीडिंग पंप है, ये वॉल सक्शन यूनिट है। ये ड्रग्स हैं। ये फीटल प्रेजेंटेशन है दोस्तों। फीटल प्रेजेंटेशन में देख लो, इसके प्रेजेंटेशन में आपको बताता हूँ। एक होता है ROP, एक होता है LOP, और एक होता है LOA, और एक होता है ROA, ठीक है। ये दोनों मोस्ट कॉमन है नीचे वाले, ठीक है। ROA राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और लेफ्ट ऑक्सीपिटो सबसे मोस्ट कॉमन होता है LOT, ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। 2, 2, 4 और 2, 6 पोजीशन होती है फीटल की। फीटल पीछे से भी पीछे हो सकता है, आगे हो सकता है, साइड में हो सकता है, और हर तरीके से टुट्टू बाहर आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तुम्हें ध्यान रखना है बस, ठीक है। ये किडनी डिश है, इसमें खाना नहीं खाते हैं अपन, रोटी सब्जी रख के। ये OT में काम आती है सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान। ये इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट होती है। कोटरी बोलते हैं जिसको, कोटरी किसी भी टिश्यू को जो ख़राब हो जाता है उसको जलाकर हटा देते हैं अपन इससे। ग्लूकोमीटर है। ये सबक्लिवियन वेन कैथेटर है। सबक्लिवियन वेन के अंदर सेंट्रल लाइन डाली गई है। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब अलग अलग कलर कोडिंग की, यहाँ पर ऑरेंज है, रेड है, उसके बाद ग्रीन वाइट कलर की है। अगला बात करते हैं अपन टेलिपस केवस। अगली किसकी बात करेंगे? टेलिपस केवस। इसके बाद ये है सर्जिकल मास्क। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, अब किसी काम की चीज़ें नहीं है अपने पास। अपन ने काम की चीज़ें सारी पढ़ ली, और मेरा मेन पर्पज़ था कि मैं आपको वेंटिलेटर एक बार दिखा दूं और एक बार बता दूं, सारा डिस्क्राइब कर दूं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी वीडियो। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और काफ़ी चीज़ें मैंने आपको सिखा भी सही, और सब कुछ मैंने आपको बताया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वेंटिलेटर था जो मैंने आपको बताया, ठीक है।
तो ये था दोस्तों आज का मेरा आपके लिए एक छोटा सा एफर्ट, और इसी के साथ समय की सीमाएं समाप्त होती है और आज मैं आपसे यहीं पे विराम लूँगा। ठीक है, तो आपने चैनल नहीं देखा है तो मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ एक बार यूट्यूब पे जाके। ठीक है, ये चैनल है अपना, आप इसको ओपन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो आज अपन ने ये बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें देखी है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अपन एक नई वीडियो के साथ वापस से। अपन कुछ एग्ज़ाम नियर बाई है, इसमें ईसीजी की भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। ये देखिए एक डेढ़ घंटे की मैंने क्लास ले रखी ईसीजी के ऊपर भी, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है अभी प्रेजेंट में। अभी थोड़े दिन मैंने मामला गंभीर होने की वजह से थोड़ा मैंने होल्ड कर रखा था इसका। रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू किया था अपन ने, 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, चौथी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है अपनी। तो दोस्तों ये थी आज का मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा एफर्ट, और बने रहे हमारे साथ, मस्त रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। और सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आता है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक जानदार और शानदार और जिंदाबाद ज़बरदस्त सेशन के साथ फिर मिलेंगे अपन। ऐसे ही बने रहें, सबके लिए ऑल द बेस्ट। सभी एग्ज़ाम नियर बाई है, जो भी एग्ज़ाम नियर बाई है उसके लिए आपको विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आज्ञा दें कि जमी पे बैठ के क्या आसमां देखते हो, कि जमी पे बैठ के क्या आसमां देखते हो, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। क्या जमी पे बैठ क्या आसमां देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। कैसे कहेगी दुनिया कि तुझमें है हुनर अलग कुछ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।